हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बहुत से कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख चुके हैं कि आखिर मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है। आज हम लोग मोलालिटी और मोलारिटी के बीच के रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को आज हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पर मोलारिटी। मोलारिटी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि मोलारिटी को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। मोलारिटी को कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, जबकि मोलालिटी को हम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। इसे हम कैपिटल एम से, इसे हम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि मोलारिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम यूज करते हैं वो यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। ठीक है, मोल पर लीटर, और इस मोल पर लीटर को शॉर्ट में हम मोलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मोलारिटी इज मेजर्ड इन मोलर। मोलर का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। इसी मोल पर लीटर को शॉर्ट में हम मोलर के नाम से जानते हैं। ठीक, उसी प्रकार का यहाँ पर ये जो मोलालिटी है, मोलालिटी को मेजर करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं वो यूनिट क्या कहलाता है, मोल पर केजी कहलाता है। ठीक है, और इसी मोल पर केजी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मोलर। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मोलालिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं वो यूनिट क्या कहलाता है, मोलर कहलाता है। और मोलर का मतलब क्या हो गया, मोल पर केजी। ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मोलालिटी को हम मोलर के नाम से, है ना, मोलर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मेजर करते हैं। उसी प्रकार मोलालिटी को हम मोलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि मोलारिटी, मोलारिटी कहते हैं किसको। हम जानते हैं कि मोलारिटी का मतलब कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उससे हम क्या करते हैं, मोलारिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी के डेफिनेशन से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इसमें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी यहाँ वॉल्यूम कितना दिया गया है, 1 लीटर दिया गया। ठीक है, तो सोचिए अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अब वॉल्यूम यहाँ पर अगर 1 लीटर ले लिया जाए, ठीक है, इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हेंस वी कैन से n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेट द इक्वेशन फर्स्ट, इससे हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसके इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब सोचिए कि ये जो दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और हम जानते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड का मतलब क्या होगा, वेट इन ग्राम ऑफ सॉलिड, सॉलिड का अमाउंट इन ग्राम। ठीक है, अपॉन क्या हो गया, मोलर मास ऑफ द सॉलिड। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड का मतलब क्या हो गया, वेट इन ग्राम ऑफ सॉलिड, वेट इन ग्राम ऑफ सॉलिड अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ द सॉलिड, मोलर मास ऑफ सॉलिड। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉलिड। अब सोचिए अगर यहाँ पर वेट इन ग्राम ऑफ सॉलिड, अगर वेट इन ग्राम ऑफ सॉलिड को अगर हम W से इंडिकेट कर दें, यानी वेट इन ग्राम ऑफ सॉलिड अपॉन लिखा हुआ यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉलिड, और मोलर मास को अगर हम M1 से इंडिकेट करते हैं, M1 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा, वेट इन ग्राम ऑफ सॉलिड, यानी W अपॉन क्या हो जाएगा, M1, W अपॉन M1। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मास ऑफ सॉल्यूट
इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि W यानी मोस्ट अमाउंट मास ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसलिए फार्मूला मेरा क्या निकल रहा है यहाँ पर कि मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। लेट द इक्वेशन सेकंड, इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड लेते हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन सेकंड लेते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, इस इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, मोलारिटी पुट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्लेस पर क्या पुट कर लेंगे, मोलारिटी। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या रहेगा, मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यानी मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड ले लें, ठीक है। यानी इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर लिए, इस तरह से हम कैलकुलेट कर लिए कि अमाउंट ऑफ सॉलिड को हम कैलकुलेट कर लिए, अमाउंट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। यानी इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉलिड के मास को कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोग मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन को फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है, या मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच के रिलेशन को फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। इसमें सबसे मेन कॉमन चीज क्या है कि इन तीनों रिलेशन में सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना होता है, इन तीनों रिलेशन में हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन और उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, इन तीनों रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, इन तीनों के बीच के रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन तीनों को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। हमें भी क्या करना है, इसमें वही चीज करना है, ठीक है, वही चीज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम मास ऑफ सॉल्यूट को तो कैलकुलेट कर ही लिए, अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। अब मास ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसे डिलीट कर दें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जाना है मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट को हम कैलकुलेट कर लिए थे क्या, मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हमें लिखना क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें ये कैलकुलेट करना है। अब हम जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा क्या, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, हम ये जानते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम जानते हैं ये भी कि अगर मान लिया कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर कि मास इज इक्वल टू क्या था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं इसके बारे में। इसलिए मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। यानी अगर मास ऑफ द सॉल्यूशन अगर हमें कैलकुलेट करना है, अगर मास ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ मास ऑफ द सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हमें क्या लेना होगा, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब करें यहाँ पर कि मास ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर दो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट,
और दूसरा हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट तो पता है लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट पता नहीं है। अगर इन दोनों में से, अगर इन तीनों में से अगर दो हमें पता रहता तब निश्चित रूप से हम मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, ना तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, ना तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, ठीक है। इसी कारण हम इसका यूज नहीं करके हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूज करेंगे, ठीक। अब हम लेट कर लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डी, ठीक है। मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, डी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। हम जानते हैं मोलारिटी के डिफरेंशियल से नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी यहाँ पर वॉल्यूम जो दिया गया 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है डी ग्राम, डेंसिटी डी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इनटू क्या होगा 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, देन आंसर विल बी क्या आएगा 1000 डी, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ द सॉल्यूशन मेरा कितना कैलकुलेट हो गया 1000 डी कैलकुलेट हुआ, ठीक है। 1000 इनटू डी डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या ऑब्टेन कर लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आएगा 1000 इनटू डी, 1000 इनटू। अब देखिए, अब मेरा यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट हो गया। तो जब ये दोनों कैलकुलेट हो गया तो हम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तो इजी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अमाउंट ऑफ सॉल्ट हम किस तरह से कैलकुलेट कर लिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट कर लिए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना, ठीक है। और जब ये तीनों कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर इन दोनों के बीच को रिलेशन को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हम किस तरह से मास ऑफ सॉलिड को कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट हो चुका है। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मास ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन और माइनस क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। अब क्या निकल जाएगा मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल चुका है मेरा 1000 इनटू डी, और माइनस कितना हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है m इनटू मोलारिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ सॉल्वेंट यानी मास ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हम निकालते हैं, ठीक है। अब तीनों निकलने के बाद अब हमें क्या करना है, मोलारिटी से कंपेयर करना है, ठीक है, रिलेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल, ठीक है। अब ये देखना है कि मोलारिटी इज इक्वल टू, मोलारिटी किसको कहते हैं, हम जानते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोलारिटी का नाम देते हैं, ठीक है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और प्रेजेंट क्या जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिए। अब एक बात और बताइए, ये जो आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल रहा था, ये जो आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन निकला किस में निकल रहा था, ग्राम में निकल रहा था। ध्यान दीजिए क्या निकल रहा था, ग्राम में निकल रहा था, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है इन किलोग्राम, हमें क्या करना है इसको किलोग्राम में चेंज करना, ठीक है, किलोग्राम में चेंज करना। ध्यान दीजिए यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम,
ठीक है, हमें क्या करना है, किलोग्राम में चेंज करना, जबकि यहाँ जो आपका निकल रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट किस में निकल रहा है, ग्राम में निकल रहा है। ये भी ग्राम में था, ये भी ग्राम में था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब क्या है यहाँ पर कि मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम n के प्लेस पर क्या प्रूव कर सकते हैं, मोलारिटी m है ना, मोलारिटी m इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम जानते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू मोलारिटी होता है। ठीक है, देखिए तो n इज इक्वल टू यानी मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है मेरा, तो हम जानते हैं यहाँ पर 1000 इंटू डी और माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू m1, लेकिन ये ग्राम में है, ग्राम को क्या किया किलोग्राम में चेंज कर लिया। ठीक है, क्या किया हम किलोग्राम में चेंज कर लिए, 1000 से डिवाइड कर लिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद और हम क्या करते हैं इसलिए m इज इक्वल टू m इंटू 1000, m इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 1000 इंटू टू डी और माइनस क्या हो जाएगा m इंटू m1, m इंटू m1। ठीक है, m इंटू m1। चलिए अब ध्यान इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, चेंजिंग करना है ना, कुछ लिटिल चेंजिंग करना है। लिटिल चेंजिंग हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम मोलारिटी को निकाल दिए, यहाँ से मोलारिटी को निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मोलारिटी को हमें क्या करना है 1/m के फॉर्म में लिखो, इसका अपोजिट करेंगे। जब इसका अपोजिट करेंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी अपोजिट आ जाएगा। और जब ये अपोजिट आएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए आपका 1000 इंटू डी माइनस क्या हो जाएगा m इंटू m1 और अपॉन यहाँ लिखा हुआ है क्या m इंटू 1000, m इंटू 1000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ऑन सेपरेटिंग द वैल्यूज। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ऑन सेपरेटिंग द वैल्यूज, ऑन सेपरेटिंग द वैल्यूज वी गेट। अब इन वैल्यूज को क्या करते हैं, अलग अलग करने पर हम क्या करेंगे, देखिए 1/n इज इक्वल टू 1000 इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा n इंटू 1000 माइनस क्या होगा n इंटू m1 अपॉन क्या हो जाएगा m इंटू 1000। ठीक है, m इंटू 1000। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम इसको जो है इसे रिवर्स क्यों किए। ठीक है, क्योंकि इजीली हम इसको कंपेयर कर सकते थे, इसके वैल्यू को इजीली हम सेपरेट आउट कर सकते थे। इसी कारण हम क्या किए, इसको जस्ट रिवर्स कर दिए। रिवर्स करने पर क्या ऑप्शन हो गया 1/n इज इक्वल टू 1000 डी अपॉन क्या आएगा m इंटू 1000 और माइनस m इंटू m1 अपॉन m इंटू 1000। अब देखिए यहाँ से मोलारिटी कैंसिल, यहाँ 1000 कैंसिल। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिलेशन क्या आ गया 1/n इज इक्वल टू d अपॉन m। यहाँ पर m क्या है, मोलारिटी। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर m1, ये m1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, यानी ये क्या है, इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन है, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी रिलेशन कितना आ गया मेरा 1/मोलारिटी, ये आपका मोलारिटी इज इक्वल टू ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या होगा मोलारिटी, ये मोलारिटी ये मोलारिटी। ठीक है, माइनस क्या हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, यानी ये क्या हो गया आपका एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज द रिक्वायर्ड relationship between molality and molarity, between molality and molarity, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब कर रहे हैं आप ये जो रिलेशनशिप निकला, इस रिलेशनशिप को हम अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ देख लीजिए। इससे हम एक न्यूमेरिकल्स को सोल्व करके
है ना, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दें, अगर कहा है यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एंड वाटर, ठीक है, अगर कह रहे हैं यहाँ पर 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एंड वाटर, ठीक है, लिया गया है, जिसका कह रहा है हुज डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर या पर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी कहेंगे, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या करना है, फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का हमें क्या करना है, मोलारिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले याद रखिए जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन में सॉलिड कौन है, तो हम जानते हैं यहाँ पर सॉलिड क्या होता है, सॉलिड यूरिया, सॉलिड क्या है, यूरिया, ये ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, यूरिया प्लस वाटर है, वाटर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, यूरिया जो होगा वो सॉलिड होगा। अब यूरिया का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, NH2CuNH2, ठीक है, जिसका अगर हम मोलर मास निकालेंगे तो कितना निकलता है, 60 यूनिट निकलेगा, 60 ग्राम निकलेगा, ठीक है। इसका मोलर मास कितना होता है, 60 ग्राम होता है, ठीक है। अब यहाँ तो अगर कह रहे हैं कि हमें मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। तो हम जानते हैं मोलारिटी और मोलारिटी दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन दिया हुआ है, तो 1/मोलारिटी, मोलारिटी कितना दिया हुआ है, 2, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 1.2, ठीक है। फिर दिया हुआ यहाँ पर, अच्छा मोलारिटी निकालना है, ठीक है। तो 1/मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.2, ठीक है, अपॉन क्या मोलारिटी, मोलारिटी कितना हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉलिड, मोलर मास ऑफ सॉलिड कितना होता है 60, मोलर मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड कौन है, यूरिया, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, अपॉन क्या हो गया 1000। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे जानते हैं, इसे मोलारिटी 1/n इज इक्वल टू, इसे 1/n इज इक्वल टू, ठीक है, 1/n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.2, पहले क्या कर दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए 1000, ठीक है, 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.2 60, अच्छा यहाँ से एक जीरो, यहाँ एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कितना कर रहे हैं 50, यहाँ पर हो जाएगा 150 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा ना, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, माइनस क्या आ गया 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 54/100, 54/100, ठीक। इसलिए मोलारिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/54, ठीक है, इतना मोलर। अब इसको डिवाइड करके हम क्या करते हैं इसका, ठीक है, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम फार्मूला का रिलेशनशिप अगर हम जानते हैं, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इसके फार्मूला को अगर हम जानते हैं तो क्वेश्चन को बनाना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम फार्मूला याद नहीं है तो फिर बिना फार्मूला का इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको शॉर्ट बनाने के लिए इस रिलेशन को जानना जरूरी है, याद रखना है, और ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत ही यूज होने वाला है, ठीक है। इस फार्मूला का यूज होता है सॉल्यूशन चैप्टर में, क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, इस रिलेशन को याद रखना है, ठीक है। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि इस रिलेशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला अगर हमें पता नहीं होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, सभी का हमें सॉल्यूशन के मास को, सॉलिड के मास को, सॉलिड के मास को कैलकुलेट करना पड़ता पहले, उसके बाद हम क्या करते हैं, मोलारिटी का फार्मूला अप्लाई करके यूज करते हैं, ठीक है, तब जाकर कहीं हमारा आंसर कैलकुलेट होता है, ठीक है। हाँ, यानी इन सबसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, जिससे हम इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।